जब से इजराइल और हमास के बीच युद्ध की शुरुआत हुई है, तब से आपने एक चीज बहुत ध्यान से नोटिस की होगी कि इस पूरे युद्ध में मुख्य तौर पर जो अमेरिका है, वो लगातार इजराइल का समर्थन कर रहा है। लगातार अमेरिका की ओर से इजराइल को अपना समर्थन दिया जा रहा है। तो ऐसे में आपके मन में सवाल उठता होगा कि आखिर वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से अमेरिका बिना किसी शर्त के अनकंडीशनल तरीके से इजराइल को अपनी मदद देता है, अपनी सहायता देता है। तो आज इस वीडियो में हम इसी सवाल के जवाब को ढूंढने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी कि खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम मुख्य तौर पर इजराइल और अमेरिका के संबंधों का इतिहास क्या रहा है, इसके इतिहास पर बात करेंगे। वर्तमान में संबंध किस तरह के हैं, किस तरह के रिलेशंस मौजूद हैं, उनको भी समझेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर इजराइल का इतना ज़्यादा समर्थन क्यों करता है अमेरिका। उसके पीछे के क्या कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं, तो उन कारणों पर चर्चा करेंगे। और अंत में एक सवाल पर भी बात होगी। सवाल जो है वो प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में इस सवाल के जवाब को दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन से जोड़ कर देख सकते हैं। तो ये मुख्य तौर पर इस पूरी वीडियो की रूपरेखा हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले इन दोनों देशों के संबंधों का इतिहास क्या रहा है, इनके इतिहास पर बात करते हैं। तो जब भी हम फिलिस्तीन और इजराइल के इतिहास की बात करते हैं तो इसमें 1917 की जो तारीख है, 1917 का जो साल है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्या हुआ था इस साल में? तो 1917 में हमें बेल्फोर घोषणा यानी कि बेल्फोर डिक्लेरेशन देखने को मिली थी। क्या हुआ था इस डिक्लेरेशन में? तो इस डिक्लेरेशन में मुख्य तौर पर ब्रिटेन की जो सरकार थी, इंग्लैंड की जो सरकार थी, उसने फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए, ज्यूज के लिए एक मातृभूमि के निर्माण की घोषणा की थी। यानी कि कहा गया था कि उनके लिए हम फिलिस्तीन में एक घर बनाएंगे। इसके बाद 1918 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो जाता है और 1919 में हमें अमेरिका की तरफ से एक बड़ा डिसीजन देखने को मिलता है। 1919 में अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन और वुडरो विल्सन मुख्य तौर पर ये जो 1917 वाला बेल्फोर डिक्लेरेशन है, इसको अपना समर्थन प्रदान कर देते हैं। उन्होंने अपने डिक्लेरेशन में कहा था, उन्होंने अपनी घोषणा में कहा था कि जो अमेरिका की सरकार है वो ब्रिटेन के इस पूरे डिक्लेरेशन का समर्थन करती है और अमेरिका की सरकार फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक घर निर्माण में पूरी तरह से सहायता करेगी। इसके बाद 2 साल और इम्पोर्टेंट हैं इस पूरे इक्वेशन में। इसमें पहला साल है 1922 और दूसरा है 1944। 1922 और 1944 दोनों ही सालों में अमेरिका की सरकार बार-बार एक प्रस्ताव पारित करती है, जिस प्रस्ताव में बेल्फोर डिक्लेरेशन को अपना समर्थन प्रदान किया जाता है। इसके बाद आता है साल 1948 और साल 1948 में एक लंबे युद्ध के बाद इजराइल अपने आप को एक स्वतंत्र और संप्रभु देश के तौर पर घोषित कर देता है और अमेरिका इजराइल को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश था। यहाँ पर आपको जानकर बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होगी कि जिस टाइम इजराइल ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था, उसके मात्र 11 मिनट के भीतर ही अमेरिका ने इजराइल को अपना समर्थन प्रदान कर दिया था। अमेरिका ने इजराइल को अपनी मान्यता प्रदान कर दी थी और यहीं से औपचारिक तौर पर अमेरिका और इजराइल के रिश्तों की शुरुआत होती है। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका और इजराइल के जो संबंध हैं वो हमेशा से बहुत बेहतर नहीं रहे हैं। उनके संबंधों में हमें उतार चढ़ाव देखने को मिला है। कभी संबंध बेहतर रहे हैं, कभी संबंध बेहतर नहीं रहे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इतिहास के अधिकांश समय में दोनों देशों ने बेहतर संबंध जो है वो एंजॉय किए हैं। अब सवाल ये उठता है कि संबंध खराब कहाँ-कहाँ पर हुए? तो इसका जो सबसे ताज़ा उदाहरण हमें देखने को मिलता है वो 1956 में देखने को मिलता है। 1956 में जो इजराइल था वो स्वेज युद्ध में शामिल हो जाता है। इसके अलावा इस युद्ध में आपको ब्रिटेन और फ्रांस भी देखने को मिलते हैं, लेकिन अमेरिका इसके खिलाफ था। अमेरिका का कहना था कि इजराइल अभी नया देश बना है और इजराइल को इस पूरे युद्ध में शामिल नहीं होना चाहिए। लेकिन आप सवाल पूछेंगे कि आखिर ये युद्ध हुआ किस वजह से था और इजराइल इसमें क्यों शामिल हुआ था? तो अगर इस युद्ध की बात करें तो यहाँ पर एक शब्द आया था, स्वेज युद्ध। तो ये जो पूरा युद्ध था ये स्वेज नहर से जुड़ा हुआ था। दरअसल 1956 में इजिप्ट की सरकार ने स्वेज नहर का नेशनलाइजेशन कर दिया।
इससे पहले ये जो पूरी नहर थी मुख्य तौर पर एक प्राइवेट कंपनी के हाथों में थी और ये प्राइवेट कंपनी ब्रिटेन और फ्रांस की जो कंपनियां थीं उनके द्वारा चलाई जा रही थी। इसके बाद 1956 में इजिप्ट के राष्ट्रपति ने इस पूरी नहर का, इस पूरे कैनाल का प्राइवेटाइजेशन कर दिया, जिसकी वजह से ब्रिटेन और फ्रांस को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा और इसी वजह से इस पूरे युद्ध की शुरुआत हुई थी। और क्योंकि इज़राइल जो है वो अरब देशों के खिलाफ रहा है हमेशा से और इजिप्ट एक अरब देश है और इसी वजह से इज़राइल भी इस पूरे युद्ध में शामिल हो गया था। और इस पूरे युद्ध में शामिल होने की वजह से अमेरिका इज़राइल से इतना ज़्यादा नाराज़ था कि अमेरिका ने इज़राइल को ये भी धमकी दी थी कि अगर इज़राइल अपने अपने अपनी सेना को वापस नहीं बुलाता है, अगर इज़राइल ने जो क्षेत्र कब्जे में लिए हैं उनको वापस नहीं करता है, तो अमेरिका अपनी सहायता को तत्काल प्रभाव से रोक देगा। इसके अलावा रूस ने भी जो इज़राइल है उसको इसी तरह की धमकी प्रदान की थी। इसके अलावा 1960 में जो इज़राइल था वो परमाणु कार्यक्रम चला रहा था, गुप्त तरीके से, सीक्रेट तरीके से, और अमेरिका इसको लेकर भी बहुत ज़्यादा नाराज़ था इज़राइल से। तो संबंध कभी बेहतर रहे हैं, कभी बेहतर नहीं रहे हैं। ये हमने संबंधों के इतिहास पर बात कर ली है कि संबंधों की हिस्ट्री क्या रही है। इसके बाद यहाँ पर एक जो साल आता है 1967, 1967, 1967 के बाद से हमेशा के लिए इज़राइल और अमेरिका के संबंध पूरी तरह से बदल जाते हैं। कैसे बदल जाते हैं? क्या होता है इसमें? तो 1967 में मुख्य तौर पर जो अमेरिका था, वो वियतनाम युद्ध में बहुत ज़्यादा बिज़ी था और इसी साल में हमें 6 डे वॉर देखने को मिलता है। किसके बीच हुआ था ये वॉर? तो 6 डे वॉर मुख्य तौर पर जो इज़राइल है और उसके आस-पास वाले जो अरब देश हैं, उन देशों के बीच लड़ा गया था, जिसमें आपको जॉर्डन मिलेगा, सीरिया मिलेगा, इजिप्ट मिलेगा, मिस्र मिलेगा। तो इस तरह के जो देश थे, इन देशों को इज़राइल ने मात्र 6 दिनों के भीतर हरा दिया था और वो भी बिना किसी बाहरी सहायता के। और इस पूरे युद्ध की वजह से अमेरिका इज़राइल से बहुत ज़्यादा खुश हुआ था, क्योंकि जिन 2 देशों को मुख्य तौर पर सीरिया और मिस्र को जो इज़राइल ने हराया था, और सीरिया और मिस्र जो हैं, वो हिस्टोरिकली रूस के बहुत ज़्यादा, सोवियत संघ के बहुत ज़्यादा सहयोगी माने जाते हैं। तो इस वजह से अमेरिका, इस पूरे युद्ध के बाद अमेरिका ने इज़राइल को एक स्टेबल एलाय के तौर पर, एक स्थायी पार्टनर के तौर पर देखना शुरू कर दिया और यहीं से दोनों देशों के जो संबंध हैं, वो बहुत ज़्यादा फलने और फूलने लगते हैं। बहुत ज़्यादा उन संबंधों में हमें बढ़ोतरी देखने को मिलने लगती है, क्योंकि इज़राइल जो है मुख्य तौर पर वो अरब क्षेत्र में सोवियत प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका के एक ढाल के तौर पर काम करता है। इस पर हम विस्तार से आगे बात करेंगे। फिलहाल हमने इतिहास में संबंध रहे हैं, उन संबंधों पर बात कर ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि वर्तमान समय में इनके संबंधों की स्थिति क्या है। तो अगर वर्तमान समय में संबंधों की स्थिति की बात करें, तो इज़राइल जो है वो अमेरिका के सबसे इम्पोर्टेंट सहयोगियों में से एक माना जाता है। और हमने बात की थी कि 1967 के बाद से लगातार अमेरिका और इज़राइल के जो संबंध हैं, वो चेंज होते रहे हैं, वो और ज़्यादा बेहतर होते रहे हैं। और 1967 के बाद से ही अमेरिका इज़राइल को अनकंडीशनल सहायता दे रहा है। चाहे वो वित्तीय सहायता हो, चाहे वो सैन्य सहायता हो, चाहे वो रणनीतिक सहायता हो, चाहे वो राजनीतिक सहायता हो, तमाम तरह की जो सहायताएँ हैं, तमाम तरह की जो हेल्प है, वो हेल्प अमेरिका द्वारा इज़राइल को प्रदान की जा रही है। और शायद यही वजह है कि इज़राइल, जो कि एक अघोषित परमाणु राज्य है, किसी भी इंटरनेशनल बॉडी ने अभी तक इज़राइल की जाँच नहीं की है, क्योंकि हमेशा जब भी जाँच होने वाली होती है, तो अमेरिका उसमें अपनी शक्ति इस्तेमाल कर देता है। अमेरिका उस जाँच पर रोक लगा देता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है कि अभी तक जाँच नहीं हो पाई है। इसके अलावा अमेरिका ने अभी तक जो दुनिया के तमाम देशों को जो भी इकोनॉमिक सहायता दी है, उसमें इज़राइल सबसे बड़े प्राप्तकर्ताओं में से एक रहा है। अगर आंकड़े को आप देखेंगे, तो आंकड़ों से आपको पता चलेगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद से अमेरिका की ओर से अब तक इज़राइल को $158 बिलियन की सहायता प्रदान की जा चुकी है। इसके अलावा अगर सैन्य सहायता की बात करें, तो हर साल अभी भी इज़राइल को अमेरिका की ओर से हर साल $3.8 बिलियन पैसे, इतनी जो सहायता जो है वो सैन्य सहायता प्रदान की जाती है। जो कि अगर इज़राइल के कुल सैन्य बजट की बात करें, तो इज़राइल के कुल सैन्य बजट का 16% है। तो इतनी सहायता जो है अमेरिका इज़राइल को प्रदान करता है। अगर आर्थिक क्षेत्र पर बात करें, इकोनॉमिक सेक्टर में बात करें, तो अमेरिका और इज़राइल दो आपस में बहुत बड़े व्यापारिक भागीदार हैं, साझेदार हैं, और दोनों देशों के बीच वर्तमान समय में $50 अरब का व्यापार होता है।
इसके अलावा कई मौक़ों पर अमेरिका ने इज़राइल की सहायता की है। 1973 में एक वॉर हुई थी इज़राइल की और अरब देशों के साथ, उसमें अमेरिका ने इज़राइल की सहायता की है। इसलिए इसके अलावा 1972 से 2023 के बीच अगर आप देखेंगे तो 50 बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो अमेरिका है उसने अपने वीटो का इस्तेमाल किया है, इज़राइल के खिलाफ जो प्रस्ताव पारित होते हैं उन्हें रोकने के लिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ये एक उनकी साझेदारी का बड़ा सबूत है कि किस तरह से दोनों देशों ने अपनी साझेदारी को बड़े लेवल पर, व्यापक लेवल पर विकसित किया है। अब यहाँ पर जो सवाल सबसे दिलचस्प है, वो ये है कि आखिर अमेरिका इज़राइल का इतना समर्थन क्यों करता है? ऐसे कौन से कारण हैं जो अमेरिका की तरफ से इज़राइल को इतनी सहायता दी जाती है? तो अगर इसके कारणों पर बात करें तो इसका जो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट कारण है, वो है इज़राइल की लोकेशन, इज़राइल की अवस्थिति को इसका सबसे इम्पोर्टेंट कारण माना जा सकता है। क्योंकि जब आप थोड़ा इतिहास में जाएँगे, जब आप शीत युद्ध की बात करते हैं, जब आप कोल्ड वॉर की बात करते हैं, तो वहाँ पर कोल्ड वॉर के दौरान मुख्य तौर पर जो अरब देश थे, उन पर सोवियत संघ का जो प्रभाव था, वो प्रभाव बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। सोवियत संघ लगातार अरब देशों को अपने क्षेत्राधिकार में शामिल कर रहा था और इसी वजह से वहाँ पर एक ऐसा देश निकल के आता है, जो कि अरब देशों के खिलाफ है। तो इस तरह से जो अरब क्षेत्र है, वहाँ पर अमेरिका को एक स्टेबल पार्टनर प्राप्त होता है। वहाँ पर अमेरिका को एक ऐसी शक्ति प्राप्त होती है जो कि रूस का जो इन्फ्लुएंस है या सोवियत संघ का जो इन्फ्लुएंस है, उस इन्फ्लुएंस को कम कर सकती थी। तो अरब क्षेत्र में इज़राइल जो है शीत युद्ध के दौरान अमेरिका के लिए सोवियत संघ के विस्तार को रोकने के लिए एक बड़ी शक्ति के तौर पर काम कर रहा था। इसके बाद जब शीत युद्ध की समाप्ति होती है, तो शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर की समाप्ति के बाद पश्चिम एशिया में जो लगातार अमेरिका की जो दिलचस्पी थी, वो बढ़ती जाती है। ख़ास तौर पर वहाँ पर क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज़ बहुत मौजूद हैं, पेट्रोलियम रिसोर्सेज़ बहुत मौजूद हैं, तो इसकी वजह से अमेरिका की जो दिलचस्पी है, वो इस क्षेत्र में बढ़ती जाती है और इसी वजह से अमेरिका कुछ देशों को अपने पार्टनर के तौर पर चुनता है और इन्हीं कुछ देशों में से एक देश सऊदी अरब है और दूसरा देश इज़राइल है। तो ये कुछ मुख्य तौर पर लोकेशन की बात हुई कि लोकेशन उसकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इसमें दूसरे फैक्टर भी इन्वॉल्व हैं, जैसे अमेरिका में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर जो आम जनता है, आम जनता मुख्य तौर पर इज़राइल के बहुत ज़्यादा पक्ष में रहती है, समर्थन में रहती है। इसकी एक वजह धर्म भी हो सकती है, क्योंकि जो यहूदी धर्म है और जो क्रिश्चियनिटी है, दोनों को बहुत करीब माना जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कारण है कि वहाँ की जो आम जनता है, वो आम जनता लगातार इज़राइल का समर्थन करती है और फ़िलिस्तीन के विरोध में रहती है। इसके पीछे भी एक धर्म कारण हो सकता है। इसके अलावा जो सेकंड फैक्टर है वो है चुनावी राजनीति यानी कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, क्योंकि वहाँ की जो आम जनता है वो इज़राइल का समर्थन करती है, तो वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए ये अनिवार्य है कि वो भी इज़राइल का समर्थन करेंगे। क्योंकि अगर वो इज़राइल का समर्थन नहीं करेंगे तो उन्हें जनता की जो समर्थन है, वो समर्थन प्राप्त नहीं हो सकेगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा अगर आप अमेरिका की पॉलिटिक्स को एनालाइज़ करेंगे, अमेरिका की जो सोशल स्ट्रैटेजी है उसको एनालाइज़ करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वर्तमान समय में अमेरिका में जो इज़राइल समर्थित लॉबी है, वो बहुत ज़्यादा मज़बूत है। जैसे अगर आप साल 2020 में जब चुनाव हुए थे अमेरिका में, तब के आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि जो इज़राइल समर्थित लॉबी है, उसकी ओर से 2020 के चुनावों में तकरीबन $30 बिलियन का खर्च किया गया था, जिसमें जो पैसे हैं वो रिपब्लिकन पार्टी को भी गए थे, वो डेमोक्रेटिक पार्टी को भी गए थे। ऐसा कहा जा रहा था कि इसमें से 63% जो अमाउंट है, वो अकेले डेमोक्रेटिक पार्टी को गया था और जो शेष अमाउंट बचता है वो रिपब्लिकन्स को दिया गया था। तो इस तरह से जो इज़राइल समर्थित बॉडीज़ हैं, वो लगातार अमेरिका की पॉलिटिक्स में, अमेरिका की राजनीति में एक विशेष स्थान रखती हैं और इसी वजह से अमेरिका में हमें इज़राइल के प्रति ज़्यादा समर्थन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर मिलिट्री का भी एक एंगल दिखाई देगा, क्योंकि अमेरिका की जो मिलिट्री इंडस्ट्री है वो तभी चलेगी जब दुनिया में वॉर होगा और वॉर कहाँ से पैदा होगा? वॉर तब पैदा होगा जब इज़राइल जो लगातार अपने युद्ध चलता रहेगा, इसी वजह से युद्ध पैदा होगा और अमेरिका की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उन इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पे ये भी एक इक्वेशन निकल के आती है। तो यही तो कुछ तमाम कारण हैं जिन कारणों की वजह से हमें अमेरिका और इज़राइल के संबंध इतने ज़्यादा बेहतर दिखाई देते हैं। लगातार अमेरिका इज़राइल की मदद करता है, उसको अपना समर्थन देता है। तो ये हमने इस पूरे विषय पर बात कर ली है। अब अंत में एक सवाल पर भी बात हो जाए। सवाल जो है वो प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का
जवाब दे सकते हैं। आज का हमारा सवाल है कि बेल्फोर घोषणा यानी कि बेल्फोर डिक्लेरेशन किस विषय से संबंधित है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अमेरिका द्वारा इजराइल के समर्थन की घोषणा, ऑप्शन बी ब्रिटेन द्वारा इजराइल के निर्माण की घोषणा, ऑप्शन सी पश्चिम अफ्रीका में खोजी गई एक नई प्रजाति, या फिर ऑप्शन डी एआई को नियमित करने के लिए अमेरिका की एक पहल। तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब जल्दी से लिख दीजिए। अगर आप सवाल नहीं जानते हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो एक बार फिर से वीडियो में पीछे जाइए, एक बार फिर से इस विषय को समझिए और तब आप आसानी से सवाल का जवाब दे सकेंगे। इसके अलावा मुझे उम्मीद है कि आज इस वीडियो में जिन भी बिंदुओं पर बात की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, और यदि आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो जल्दी से इस वीडियो के लिंक को अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे इस प्रोग्राम के बारे में पता चल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ सकें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।